चलिए, तो आज हम इस वीडियो का पार्ट दूसरा कर रहे हैं ना। पार्ट 1 में हमने 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के मध्य की घटनाओं को लिया था। अभी हम 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस हफ्ते की कौन कौन सी घटनाएं थी जिनको हमें पढ़ना है। आज का पहला जो टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार है ना। इसकी काफी चर्चा है। नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है ये समझना है हमें, और क्यों दिया गया है, क्या होता है नोबेल पुरस्कार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है हमारा उच्च ईंधन की कीमतें और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति भी लगातार बढ़ रही है और ईंधन की कीमतें भी हैं वो अपने अधिकतम पे चल रही हैं हर चीज की। इसके बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति जो है वो उसका घोषणा हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस बार भी आरबीआई ने किस प्रकार का स्टैंस लिया है, क्या वो उद्योग मतलब विकास को महत्वपूर्ण दे रहे हैं या फिर वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहते हैं, किस तरह का स्टैंड यहाँ पे आरबीआई ने लिया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान, इसकी चर्चा हमारे पिछले कई वीडियोस में और हम कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नया है और उसमें क्या समझने लायक है वो देखना है। फिर पांचवा आज का टॉपिक है खाद्य तेल की ऊंची कीमतें। तेल जो खाद्य तेल होता है हमारा वो काफी ऊपर चल रहा है, उस मतलब 130 रुपए से 190 रुपए पर लीटर के हिसाब से इनका रेट चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। पिछले साल के कंपैरिजन देखें तो ये कम से कम ना डबल के कम से कम 2 गुना कीमतें हो गई हैं। क्यों हो रहा है ये, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको अभ्यास के लिए MCQ। ठीक है जी, तो इस पीरियड के लिए, इस समय अवधि के लिए हम ये टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज। तो इसको समझने से पहले ना थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग, खबरों में क्या है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसके पहले नोबेल के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी वसीयत में बोला था 1895 में 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत में बोला था कि जो कुछ 5 क्षेत्रों में इन्होंने बताया था कि इन 5 क्षेत्रों में साल के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा व्यक्तियों के लिए। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहला 1901 में दिया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी उस टाइम पे अर्थशास्त्र के लिए किसी प्रकार का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र के लिए नहीं दिया जाता था। ये तो बाद में इस स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ऐड ऑन किया गया है। 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज जोड़ा गया था। बेसिकली ये नोबेल प्राइज नहीं है, उनकी स्मृति में दिया जाता है ना। नोबेल तो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है जी, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे किन क्षेत्रों में दिया जाता है। हमारा मुद्दा है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, है ना। आइए देख लेते हैं। हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2021 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिलता है उसका नाम क्या है, आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार उससे सम्मानित किया है। इसको अक्सर गलत तरीके से हम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में संदर्भित करते हैं। हम इसको क्या समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, तकनीकी रूप से इसका नाम ये नहीं है। तकनीकी रूप से इसका नाम क्या है, आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार। ठीक है, हम इसको क्या समझ लेते हैं, नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल नहीं है, उसकी स्मृति, उनकी स्मृति में एक तरह का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है जी, किसको दिया गया है, 3 अमेरिकी आधारित अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। ठीक है जी, पुरस्कार का एक आधा हिस्सा जो है वो डेविड कार्ड को जाता है, जो बर्कले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में है, और दूसरा आधा जो है वो संयुक्त रूप से MIT के जोशुआ डी एंग्रिस्ट और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गाइडियो W इम्बेंस के लिए चला गया है। मतलब इस पुरस्कार के 2 हिस्से कर लिए, 2 मतलब 3 लोगों को मिला है। इसका एक भाग जो है, आधा हिस्सा, वो किसको चला जाता है, वो चला जाता है डेविड कार्ड को। उसके बाद बचा हुआ आधा हिस्सा संयुक्त रूप से 2 लोगों को जाता है, एंग्रिस्ट और इम्बेंस, इन 2 लोगों को जाता है। इस हिसाब से मतलब 10 लाख स्वीडिश करोनर होते हैं, जो इंडियन रुपीस में 8.6 करोड़ रुपए की राशि होती है ना। ये आपको नोबेल की राशि भी याद रख सकते हो आप चाहिए तो, 8.6 करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है जी, इनामी राशि बांटी जाती है। ये तो खबरों में। अच्छा, इनका योगदान क्या है,
जिन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो हमने इसको किस दो भागों में बांट लिया है। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया है उसको कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग डेविड कार्ड को जाता है, दूसरा एम्बेंस और एंग्रिस्ट को जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेविड कार्ड का क्या योगदान रहा है जिसके कारण उनको पुरस्कार मिला है। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा इसको समझना होगा हमें पहले कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है। ये मतलब कि ये हमारा जो रसायन शास्त्र होता है या हमारा केमिकल साइंस जो होता है, इनकी तरह एक कोई विज्ञान नहीं होता। अर्थशास्त्र जो है वो समाज शास्त्र है। तो यहाँ पे जो साइंस के विज्ञान के जो नियम होते हैं ना, वो एज इट इज अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब ये इनमें डायनेमिकता होती है, ये थोड़े से बदलाव के साथ लागू होते हैं। ठीक है जी। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, बोला तो जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन हम इसको साबित नहीं कर सकते कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, है ना। कारण प्रभाव जो होता है ना, उसको हम साबित नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसी को साबित करने की कोशिश डेविड कार्ड के द्वारा की गई है, और कोशिश नहीं, उन्होंने इसको साबित भी कर दिया है। ठीक है जी। देख लेते हैं। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष के विजेताओं ने हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। क्या नई अंतर्दृष्टि प्रदान की श्रम बाजार में? इनकी स्टडी, इनका अध्ययन क्या था? इनका अध्ययन था कि यदि हम श्रम की न्यूनतम कीमतों में वृद्धि करते हैं, श्रम की न्यूनतम कीमत में वृद्धि करते हैं, ठीक है जी, ये घटना 1 हो गई, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि बाजार में जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाती है। बेरोजगारी में वृद्धि। तो बेरोजगारी में वृद्धि क्या हो गई, हमारा प्रभाव, या इसको हम घटना 2 भी बोल सकते हैं। तो क्या घटना 2 का कारण घटना 1 है, ये आपको साबित करना है ना। तार्किक रूप से तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है कि यदि श्रम बाजार में हम यदि श्रम की न्यूनतम कीमतों में वृद्धि कर देंगे, तो जो उत्पादन संगठन हो गए या जो लोग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, वो लोग अपनी लागत को कम करने के लिए कम से कम लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। इसके कारण बाजार में क्या होगा, बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। ये 2 घटनाएं हैं। ये 2 घटनाएं क्या हो सकती हैं, आपस में संबंधित हो सकती हैं। डेविड कार्ड का क्या कहना है कि ये 2 घटनाएं आपस में संबंधित हो सकती हैं। यह संभावना है कि ज्यादातर समय ऐसा ही होता होगा कि आप न्यूनतम कीमतों में वृद्धि करते हो तो बाजार में ना बेरोजगारी का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इन्होंने अपने अध्ययन में बोला कि ऐसा नहीं है। अगर आप न्यूनतम कीमतों में वृद्धि करते हो तो उसके कारण बेरोजगारी का स्तर नहीं बढ़ेगा, और इन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। ठीक है जी। इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यह दर्शाया गया है कि प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, है ना। हम अभी निष्कर्ष क्या निकालते थे कि ये दोनों एक साथ घटनाएं होती हैं, तो हम हमेशा यही मानते हैं कि यदि आप न्यूनतम श्रम की कीमतों में वृद्धि कर दोगे तो बाजार में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ भी, कई राज्य सरकारों के द्वारा ये कदम उठाया गया कि उन्होंने बोल दिया कि जो एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता जो हैं, आपको ना मिनिमम जो सैलरी होती है उसकी चिंता नहीं करनी। आप जिस वेतन पे आप रोजगार देना चाहते हैं, आप उस वेतन पर रोजगार दीजिए। फिर भी बेरोजगारी के स्तर में कोई हमें अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिले। ठीक है जी। तो इनका दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों में फैल गया है और अनुभवजन्य अनुसंधान में क्रांति आई है। अभी क्या बोला कि हम इस बात को ना प्रूफ कर देंगे, हम इस बात को साबित कर देंगे। अब जो सामाजिक शास्त्र जो होते हैं या सामाजिक विज्ञान जो होते हैं, एक अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, इनकी सबसे बड़ी सीमा यही होती है कि इनमें हम कारण और प्रभाव नियम को ना साबित नहीं कर सकते हैं, इसको ना हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेविड कार्ड ने यही काम किया है। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रश्नों का अनुभवजन्य रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ घटनाओं के बीच कारणता निर्धारित करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हम। मतलब कंट्रोल्ड
जो होता है ना लैब कंडीशन में हम उसको ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना, सामाजिक शास्त्र में। क्योंकि आपने क्या बोला कि पूरा उत्तर प्रदेश ले लेते हैं हम, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कीमतें जो हैं उनको छूट दे दी कि नहीं भैया आपको ना श्रम की न्यूनतम जो दर है ना उससे आपको भुगतान नहीं करना। तो अब हम पूरा उत्तर प्रदेश का डेटा कलेक्ट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लैब कंडीशन में। ये मतलब अर्थशास्त्र की क्या है, एक खामी है या सीमा है, परीक्षण बनाने में कठिनाई होती है। इस साल के विजेताओं को अक्सर मनाया गया सह संबंधों के माध्यम से कटौती और स्थापित करने के तरीके पाया गया है। इसी कारणों से इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने क्या किया, इसी चीज को स्थापित किया, सत्यापित किया, इसलिए इनको क्या दिया है, नोबेल पुरस्कार दिया है। किसको, पहले होगा डेविड कार्ड। अब बात कर लेते हैं दूसरे दो व्यक्ति और थे। ये डेविड कार्ड जो मैंने बताया उसी के बारे में स्टडी थी इनकी, एक बार इसको और देख लेते हैं। कार्ड के बीच कारणीय संबंध स्थापित करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोग का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने क्या किया, इसको प्रयोग किया, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और रोजगार में बदलाव। तो हमारी ये घटना एक हो जाती है ना, ये बेसिकली हम इसको कारण भी बोल सकते हैं, और ये हो जाती है घटना दो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका प्रभाव बोल सकते हैं, उसका इफेक्ट बोल सकते हैं। पारंपरिक ज्ञान में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि से रोजगार में गिरावट आती है। इसके अलावा अनुभवजन्य रूप से विभिन्न मामलों में दो घटनाएं सहसंबंधित लगती हैं। इनका क्या मानना है डेविड कार्ड का, कि ये सहसंबंधित हो सकती हैं, इन दोनों में संबंध हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव जो हुआ है, रोजगार में बदलाव जो हो रहा है, उसका कारण रोजगार वेतन में वृद्धि नहीं है। ठीक है जी, ये एक साथ हो सकती हैं, इनमें सहसंबंध हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डेविड कार्ड के अनुसार एलन क्रूगर के साथ अपने प्राकृतिक प्रयोग का उपयोग कर कार्ड न्यूनतम वेतन में वृद्धि और रोजगार में कमी के बीच कोई कारण नहीं मिला। इनको इस संबंध में कोई कारण नहीं मिला। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं अंग्रिस्ट और इम्वेंस का योगदान क्या है, जो दूसरा भाग है नोबेल का। अंग्रिस्ट और इम्वेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए मान्यता दी गई है। उन्होंने इस तरह के प्राकृतिक प्रयोगों से डेटा का एहसास करने में मदद की है। मतलब इन्होंने भी वही प्राकृतिक प्रयोग का उपयोग किया जो कि डेविड कार्ड ने किया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक नैदानिक परीक्षण या यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण के विपरीत है। एक प्राकृतिक प्रयोग में एक शोधकर्ता प्रयोग के नियंत्रण में नहीं है, जिससे सटीक निष्कर्ष निकालना और कारण लिंक को मजबूत करना मुश्किल हो जाता है, स्थापित नहीं कर पाते हम। अगर हम लैब कंडीशन में या कंट्रोल कंडीशन में कोई एक्सपेरिमेंट करें वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी में आप लैब कंडीशन नहीं बना सकते। ये मुश्किल होता है आपको कारण और प्रभाव को सत्यापित करना। आप उसको बता तो सकते हो, आप तार्किक रूप से उसको समझा सकते हो, लेकिन आप उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसको सत्यापित नहीं कर सकते। तो ये दो लोग हैं, इन्होंने भी ऐसे कुछ किया था। अब इन्होंने क्या किया था, जैसे इन्होंने क्या बोला कि आप यदि किसी देश में जो स्कूलिंग की एज होती उसमें 1 साल का इजाफा कर दो, तो क्या आपके पास रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, या आपके पास कुशल कारीगरों की मात्रा है उसमें क्षमता में वृद्धि होगी क्या? इस प्रकार का इन्होंने अध्ययन किया था। उदाहरण के लिए छात्रों के एक समूह के लिए 1 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा का विस्तार कर दें, है ना, जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलता है जिसमें हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो इनका मानना था ये 6 से 14 की जगह इसको 6 से 15 करके देखो क्या हो सकता है। हर किसी को उसी तरह से प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ छात्रों को वैसे भी अध्ययन रखा होगा और उनके लिए शिक्षा के मूल्य अक्सर पूरे समूह को प्रतिनिधित्व नहीं है। बोला कि कुछ लोगों के साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो यह भी स्कूल में एक अतिरिक्त वर्ष के प्रभाव के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। 1990 का डेटा इन्होंने लिया था, उसी पे इन्होंने अपनी स्टडी की थी। अब यहां पे महत्वपूर्ण है कि इस नोबेल पुरस्कार का भारत में क्या प्रभाव है, भारत के लिए किस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इन अर्थशास्त्रियों की कार्य प्रणाली, अनुसंधान और निष्कर्ष 90 के दशक के प्रारंभ और मध्य में है। भारत जैसे कई विकासशील देशों में किए गए अनुसंधान पर उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।
देखो, यदि हमें ना दो बातें समझ लो, अभी इसको क्या लिखा वो हम पढ़ेंगे, दो बातें समझ लो। डेविड कार्ड और इन्वेंशन और एंगरिस्ट ने जो योगदान दिया है, उन्होंने क्या बोला कि जैसे हम बाकी साइंस जो होता है, एग्जैक्ट साइंस जो होता है, उसमें क्या होता है कि हम CO2, जैसे एग्जांपल है कि आप 2 कार्बन CO2 मिलाओगे तो क्या मिलने वाला है, मतलब ऑक्सीजन मिलने वाला है। H2O मिलाओगे तो आपको पानी मिलने वाला है ना। ये हर जगह ऐसे ही काम करेगा। लेकिन इकोनॉमी में ऐसे कोई सिद्धांत नहीं, ऐसे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है कि वो एज इट इज काम करें, क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं। इंसानों का जो व्यवहार है वो हमेशा बदलता रहता है, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से वो उनके में बदलाव आता रहता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक देश में यदि मौद्रिक रूप से किसी व्यक्ति को अगर आप बढ़ावा दोगे तो वो अच्छा काम करेगा। हो सकता है दूसरे देश में या किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये नियम काम नहीं करेगा। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उस व्यक्ति को आप कितना भी मौद्रिक फायदा देने की कोशिश कर लो, लेकिन वो अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि नहीं करेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे समाज जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमी होता है या जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, वहां पे ये नियम काम नहीं करते। लेकिन इनकी स्टडी से, इनके अध्ययन से ये साबित होता है कि हम अर्थशास्त्र में या सामाजिक शास्त्र में ऐसी अध्ययन कर सकते हैं, ऐसी स्टडी कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, सरकार कोई भी प्लान कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, कोई नीति निर्माण करना है, तो अब यदि नीति निर्माण का आपको प्रभाव पता होगा तो आपको नीति निर्माण करने में सहायता मिल जाएगी। आप अच्छी नीतियों का निर्गमन कर पाएंगे, अच्छी नीतियां जारी कर पाएंगे, उनको बना पाएंगे, जिससे कि देश का विकास होगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपके पास क्या नहीं है, अभी आपके पास क्या नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं मालूम। नीति तो आप बहुत अच्छी बना लेते हो, कुछ साइकोलॉजिकली सोच लेते हो, कुछ तार्किक रूप से सोच लेते हो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा संभव नहीं है अभी। लेकिन आपके पास सत्यापित अध्ययन अगर होगा तो आप अच्छी नीति बना पाओगे, आपको प्रभाव मालूम होगा तो आपकी नीति भी सुदृढ़ हो सकती है ना। ये एक भारत को या भारत जैसे विकासशील देशों को फायदा होगा इस अध्ययन से। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के दौरान देश में रोजगार परिदृश्य में सुधार करने के लिए कई राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी से संबंधित लोगों सहित विभिन्न श्रम विनियमों को निलंबित कर दिया, है ना। जो अभी इसके पहले बताया था, लॉकडाउन में क्या हुआ, रोजगारी का स्तर नीचे जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि यूनिट बंद हो रही थी, उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही थी, जो जितनी भी प्लांट और फैक्ट्रीज थी वो बंद हो रही थी। तो रोजगार के स्तर में तो कमी देखने को मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो सरकारों ने क्या बोला कि एक काम करो, जो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है उसको अभी निलंबित कर दो, है ना, वो कर दिया था। भारत में विभिन्न श्रम अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के अध्ययनों का हवाला देते हुए इस तरह के कदम को खिलाफ तर्क दिया था। उन्होंने बोला था, देखो डेविड कार्ड ने स्टडी तो पहले ही कर दी थी ना, ये आपको मालूम है ना, 1 साल पहले की स्टडी पहले काम कर देते हैं, उसके बाद जो दूसरा साल होता है उसमें आपको पुरस्कार मिलता है। तो डेविड कार्ड की स्टडी तो पहले ही आ गई थी। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बोला था सरकारों को कि आप जो कदम उठा रहे हो वो डेविड कार्ड के अध्ययन के हिसाब से इसमें आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। इस प्रकार रोजगार के संबंध में नीति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारतीय संदर्भ में इस तरह के अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार यह विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा कुल मांग की बाधाओं को देखते हुए हर महत्वपूर्ण, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो आय वितरण में सबसे नीचे हैं, उनमें क्या हो जाए, उनके लिए हम कुछ अच्छी नीति निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के दूसरे मुद्दे के बारे में। आज का दूसरा मुद्दा क्या है, उच्च ईंधन की कीमतें और मुद्रास्फीति। जो ईंधन की कीमतें हैं वो अपने अधिकतम पे बनी हुई हैं और लगातार इनमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, हर तरह के ईंधन में क्या हो रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। और अभी जैसे कि हमने अभी जस्ट भाग 1 में देखा था कि कोयले की जो है ना उसमें भी संकट चल रहा है, कोयले में भी, तो बिजली जो है वो भी महंगी हो सकती है ना, संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है। और कोयले का संकट भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन ईंधन की कीमतों में, महंगाई में कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है ना, उनका भी योगदान है, जिसके कारण क्या हो रही है, इनकी कीमतें, दूसरे ईंधन जो हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो तेल कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं क्यों तेल कीमतों में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है।
है ना। हमने एक बार डिस्कशन किया था, मुझे याद है वीडियो बनाया था अपन ने, ओपेक प्लस का एक समझौता हुआ था, उस समझौते में उन्होंने कुछ बदलाव किया था, उस पर हमने वीडियो बनाया था। तो एक तो वो कारण सबसे बड़ा है कि ओपेक प्लस ने क्या किया था, जब लॉकडाउन लगा था शुरुआती दौर में, तो तेल मतलब मांग और आपूर्ति का खेल है। जब हम महंगाई की बात करते हैं या जब हम किसी वस्तु की, किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में बात करते हैं और उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, जहां सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, वहां कीमतें बाजार के द्वारा निर्धारित होती हैं और वो मांग और आपूर्ति की श्रृंखला के द्वारा मांग और आपूर्ति में आपस में निर्धारित करती हैं। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी, जहां पे ये मिलती हैं वहीं पे मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन हुआ क्या था, लॉकडाउन से पहले तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो ईंधन की जो मांग थी वो कम हो गई, ईंधन की मांग कम हो गई, लेकिन आपूर्ति यहीं बनी हुई थी। तो ओपेक प्लस जो देश होते हैं, तेल निर्माता, जो तेल उत्पादक जो देश थे, उन्होंने अपना ओपेक प्लस का एक समझौता बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि आपूर्ति भी कम है तो हम क्या कर, मांग भी कम है तो हम आपूर्ति को भी कम कर दे। इन्होंने अपने उत्पादन में कमी कर दी थी, ठीक है जी। और हुआ भी ऐसे ही कि जैसे अब ये क्या हुआ था, यहाँ पे मांग कम हो गई थी, आपूर्ति ज्यादा थी, तो तेल की कीमतें नीचे चली गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने भी अपने उत्पादन में कटौती कर दी, तो आपूर्ति भी कम हो गई, तो तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी। तो अभी वो प्रभाव भी चल रहा है, इन्होंने अपने उत्पादन में पूरी क्षमता के साथ अभी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में भी कमी है। और मांग क्या है, अभी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, दुनिया भर में आर्थिक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। जब जब आर्थिक रिकवरी हो रही है, फैक्ट्रियां चालू हो रही हैं, उत्पादन हो रहा है, बाजार चल रहा है, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, तो ईंधन की आवश्यकता बढ़ती है। इसके कारण क्या हो रहा है, ईंधन की मांग में वृद्धि हो रही है, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं। वैश्विक मांग में रिकवरी के पीछे 2021 में क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से ठीक हो रही है। ओपेक प्लस समूह द्वारा बनाए गए आपूर्ति प्रतिबंधों ने भी अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों को ऊंचा रखा है, क्योंकि वो अभी आपूर्ति नहीं कर रहे। अब तक इन तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं ने केवल धीमी उत्पादन वृद्धि के संकेत दिए हैं, जिसके कारण गैस की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। अब ये तेल उत्पादक देश है ना, अपने उत्पादन की जो रफ्तार है उसको नहीं बढ़ा रहे, जितना उत्पादन कर सकते वो नहीं कर रहे हैं, वो प्रतिबंधों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं अभी। इसलिए बाजार में आपूर्ति कम बनी हुई है, और आपूर्ति कम बनी हुई है और मांग अभी ज्यादा हो गई है, तो कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। यूरोप और एशिया में गैस की कमी से बिजली उत्पादन के लिए तेल की मांग बढ़ रही है ना। अभी कोयला संकट से हम उबर नहीं रहे हैं, कोयला संकट आ रहा है, तो अब जहां कोयले की या बिजली की जरूरत है वहां भी हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इन ईंधनों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के पिछले 15 दिनों के रोलिंग औसत के लिए आंकी जाती हैं। मतलब भारत में क्या होता है हमें मालूम है, हमने इसके चर्चा भी की इसके पहले, कि भारत में जो तेल की कीमतें हैं पहले सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी, है ना। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या चल रही हैं, उससे भारतीय बाजार में तेल की कीमतों का निर्धारण नहीं होता था, सरकार कीमतें निर्धारित कर देती थी। यदि कोई डिफरेंस होता था, कोई अंतर पाया जाता था, तेल की कीमतें ज्यादा हैं और बाजार में सरकार कम रेट में बेच रही है, तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में की जाती थी, है ना। तेल बॉन्ड हमने पढ़े थे, इसके लिए तेल बॉन्ड भी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए थे। लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने इनको क्या कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया है। मतलब क्या बोला कि अब हम तेल की कीमतों को निर्धारित नहीं करेंगे, इनको बाजार के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो अब बाजार कैसे इनको निर्धारित करता है, बाजार क्या देखता है कि पिछले 15 दिनों में औसत कीमत क्या रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसके हिसाब से डीलर अपना कमीशन जोड़ के भारत में तेल की कीमतें निर्धारित होती हैं। इसलिए हमें दैनिक रूप से क्या देखने मिलता है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो दैनिक रूप से ऊपर या नीचे होती हैं। तो अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं लगातार, इसलिए हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उच्च करों में भी खुदरा कीमतों में वृद्धि का योगदान दिया जाता है ना। भारत में क्या है ना, सरकार ना इस पे कस्टम ड्यूटी लगाती है और हैवी कस्टम ड्यूटी लगा रही है पेट्रोल पे,
कौन केंद्र सरकार? राज्य सरकार है, वैट लगा रही हैं और इन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। मतलब 2014 या 10-11 पुराने रेट से हम अगर कंपेयर करें, अभी तुलना करें, तो ये सरकारें बहुत ज्यादा इनके ऊपर टैक्सेस भी वसूल रही हैं। ये भी एक कारण है कि तेल की कीमतें भारत में लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है जी। अब मुद्रा और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ईंधन जो भी है ना, वो किसी भी प्रकार का ईंधन हो, वो भले तेल हो, गैस हो, कोयला हो, बिजली हो, कुछ भी हो, यदि ईंधन की कीमतों में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अब यहां पे मुद्रा पे प्रभाव क्यों पड़ेगा, पहले हम मुद्रा पे प्रभाव पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था पे प्रभाव समझेंगे। तो मुद्रा पे प्रभाव क्या पड़ेगा कि भारत में क्या हो रहा है, हम तेल जो है अधिकतम, जो इतना भी क्रूड ऑयल होता है, अधिकतम क्या करते हैं, हम आयात करते हैं। हमारे पास तेल तो है नहीं। तो यदि हम तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है और आयात बढ़ेगा और कीमतें भी क्या है, ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना होगा। इससे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की कीमत जो है ना, मतलब भारत की जो मुद्रा है, रुपए जो है, उसकी कीमत जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो कम हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगा रुपए। इसका मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। इस मूल्य ह्रास का मतलब ये है कि यदि हमें $1 अभी 75 INR में मिल रहा है ना, 75 रुपए में हम $1 खरीद सकते हैं, और यदि ये $1 हमें 75 की जगह 76 रुपए में मिलने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो गया, कि भैया इंडियन करेंसी जो है वो डेप्रिसिएट हो गई। ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम ज्यादा आयात करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी। अब इस डेप्रिसिएट होने के कारण क्या होगा, देख लेते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से आयात बिल पर ऊपर का दबाव पड़ेगा और इससे रुपए का अवमूल्यन होगा, अवमूल्यन हो जाएगा। ये समझ में आ गया। समय में कीमतों पर दबाव डाल देती है। हाल ही में कुछ भौगोलिक क्षेत्र, विशेष रूप से चीन में बिजली की कमी, कोयले के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला में मुद्दों के कारण हुई है। इसके बदले में तेल की मांग बढ़ी है, जिससे स्थिति और बढ़ गई है। चाइना में भी ना कोयले के क्राइसिस चल रहे हैं, कोल संकट चल रहा है कोयले का। तो अब वहां पे क्या है ना, तो जो कोयले की जगह क्या कर रहे हैं, तेल यूज कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की जो मांग है ना और वृद्धि हो रही है, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ रही हैं। हालांकि दूसरा पहल यह भी है कि रुपए का अवमूल्यन कुछ के लिए एक स्वागत योग्य स्थिति है, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो एक फायदा किसको हो जाता है, एक्सपोर्टर को, जो निर्यात करते हैं, क्योंकि उनका जो माल है वो विदेशों में सस्ता हो जाएगा और प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, तो उनके निर्यात में वृद्धि देखने को हमें मिल सकती है। मुद्रास्फीति के लिए ये बुरा है ना, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देख रहे हैं। मुद्रास्फीति के लिए क्यों बुरा है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी। किसी भी चीज को बढ़ाने में ईंधन जो होता है वो लागत में वृद्धि करता है। यदि ईंधन की लागत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु एवं सेवा की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे मुद्रास्फीति वैसे ही हमारे यहाँ पे अनियंत्रित चल रही है, अपने अधिकतम पे चल रही है, उसमें और वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। मुद्रास्फीति में वृद्धि से आरबीआई को तरलता को मजबूत करने का संकेत दे सकता है, जिससे आर्थिक सुधार में देरी हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि मुद्रास्फीति और बढ़ गई तो अभी जो आरबीआई की, अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीति जो है, उसमें क्या हुआ, सरकार ने मौद्रिक नीति में आरबीआई ने तरलता बढ़ाने की बात की है। मतलब उन्होंने क्या बोला, आर्थिक विकास को महत्व दिया है, ना कि उन्होंने बोला कि हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है या कम करना है। तो अगर ऐसा होता है, इसके कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। फिर तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, अपनी तरलता संबंधी नीतियों को स्थगित करना पड़ेगा, अपने विकास संबंधी नीतियों को रोकना पड़ेगा और पहले महंगाई को नियंत्रित करना होगा। अगर महंगाई को नियंत्रित करने जाएंगे तो आर्थिक विकास में देरी हो जाएगी। जो इकोनॉमिक रिकवरी हम कर रहे हैं वो लेट आएगा, उसमें समय लग जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत के चालू खाते के घाटे को चौड़ा करने में कोशिश क्षमता मिलेगी। मतलब अगर ऐसा होगा, कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, तो हमारा जो चालू खाता है, करंट अकाउंट है, डेफिसिट वो बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं महंगाई के दूसरे इंडिकेटर्स, आईआईपी और सीपीआई नंबर। अब आईआईपी और सीपीआई है ना, उपभोक्ता आधारित इंडेक्स,
और दूसरा होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इन दोनों के नंबर्स तो बोल रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना हो रही है, देखते हैं क्या है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कि मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 11.9% बढ़ गया है, जबकि सितंबर में मुद्रास्फीति पिछले महीने से 95 आधार अंकों की धीमी होकर 4.35% हो गई है। यह संख्या आर्थिक गति में एक सभा सुधार का संकेत तो देती है। यहां तक कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के अनिवार्य लक्ष्य की ओर अग्रसित होती हुई दिख रही है। क्या दिख रही है? अग्रसित होती हुई दिख रही है हमें, है ना। आईआईपी की घटकों में खनन, विनिर्माण, बिजली क्रमशः 23.6%, 9.7% और 16% के सराहनीय सुधार हैं। सर जितने भी आंकड़े की हमने बात की सब अच्छे लग रहे हैं, है ना। मुद्रास्फीति सरकार आरबीआई ने क्या बोला था, हमें 4% के आसपास लाना है मुद्रास्फीति, वो भी कम होके हमें दिखी है 4.35 पे। और यहाँ पे हमें जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इसको हम अभी अच्छा क्यों नहीं मान सकते, देख लेते हैं क्यों कुछ अर्थशास्त्री अभी भी उलझन में हैं। देखो पहली बात आईआईपी के बारे में, पिछले साल एक ही समय में कम आधार प्रभाव के रूप में, है ना, लो बेस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। अब पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर रहे हैं, इसी समय को, है ना, हम कब को कर रहे हैं, सितंबर 2021 को कंपेयर कर रहे हैं सितंबर 2021 से। अब सितंबर 2020 में क्या था ना, लॉकडाउन के बाद हमारी रिकवरी स्टार्ट ही हुई थी। पिछले साल ना बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी और उतना अच्छा इकोनॉमिक रिकवरी नहीं था, तो पिछले साल तो उत्पादन वैसे ही कम था। इसलिए आप अगर इसको इस साल से कंपेयर करोगे तो आपको आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो महीने दर से अगर हम कोविड के पहले देखें तो अभी भी इसमें क्या है, सिकुड़न देखने को मिल रही है। दूसरी बात करते हैं सीपीआई डेटा, प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में मूल्य दबाव की वास्तविक सीमा का मुखौटा बस है। विशेष रूप से खासी संख्या जो कि नौकरी या आय में कटौती का सामना करना पड़ रहा है जिन लोगों को, बीच में पोषण सुरक्षा को कम करता है। मांस और मछली और दालों और उत्पादों सहित प्रमुख प्रोटीन स्रोतों में क्रमशः 7.9% और 8.75% की अंतिम मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। बोला कि आपको ओवरऑल तो ये कम दिख रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, खाद्य चीजें हैं, उनमें महंगाई हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। जबकि तेलों, वसा और महत्वपूर्ण खाना पकाने के माध्यम में देखा गया मूल्य लाभ एक दंडित करने के लिए तेजी लाने में 34.2%, परिवहन और संचार, पेट्रोल डीजल की पंप कीमतों में कब्जा है और 9.5 पर दोहरे के करीब है। मतलब बाकी जब हम व्यक्तिगत रूप से इनको देख रहे हैं मुद्रास्फीति को, तो ये मुख्य क्षेत्रों में ज्यादा बनी हुई है। ये चिंता का विषय है। तो निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए? निष्कर्ष एक ही निकलता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो पिछले 3 वर्षों के अधिकतम के आसपास चल रही हैं और भारत सरकार ने अपनी जो तेल पे कर लगाने की दरें हैं और राज्य सरकारों ने बढ़ा के रखी हैं। और साथ ही साथ हम कोयले संकट की भी बात कर रहे हैं कि कोयला संकट भी भारत में हो सकता है, स्थिति निर्मित होना चालू हो गई है। इसके कारण बिजली संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम मुद्रास्फीति को कम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार को क्या करना होगा, अपनी कर की दरों में कटौती करनी होगी। आप जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस बढ़ा के ले रहे हो ना, उतना लेने से आप मुद्रास्फीति को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसको अगर करना है, ईंधन की कीमतें क्या होती है ना, ओवरऑल मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं। अगर उसको कम करना है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करनी होंगी। उसके लिए आपको भारत सरकार को कर की दरों में कमी करना होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम तेल की कीमतों को अभी नीचा होते हुए देखने की नहीं देख सकते। अभी हम ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने वाली हैं आने वाले भविष्य में। इसलिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इनमें कटौती करना चाहिए, टैक्स रेट में कटौती करना चाहिए। इसके बाद आज का मुद्दा है आरबीआई की मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहा गया है मौद्रिक नीति में? अच्छा, अभी 2 बातें समझ लो कि जब जब मौद्रिक नीति आती है आरबीआई की, तो आरबीआई के 2 तरह के पहलू हो सकते हैं।
वो दो चीजों को साथ लेके चल सकती है। एक पहला तरीका होता है कि वो ना आर्थिक विकास को तवज्जो दो। किसको तवज्जो दो? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को तवज्जो देना तो उनको बाजार में तरलता बढ़ानी पड़ती है। तरलता बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के पास पैसे की उपलब्धता बढ़ाना। अब पैसे की उपलब्धता बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ेगी उससे, है ना। लोगों की क्या होती है? परचेसिंग पावर बढ़ती है, उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होता है यदि उनके पास पैसा होता है तो। अब उनकी क्रय शक्ति में इजाफा हो गया तो मांग करेंगे, और मांग में वृद्धि होगी तो आपूर्ति श्रृंखला भी वृद्धि होकर हमारी आर्थिक विकास जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बोला जाता है कि आर्थिक विकास और महंगाई दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति, महंगाई जो है एक लिमिट के ऊपर अच्छी नहीं मानी जाती। एक सीमा तक तो अच्छा माना जाता है इसको, लेकिन एक सीमा के ऊपर इसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है जी। तो अभी आरबीआई को दो पहलू में से किसी एक पहलू को तवज्जो देनी होती है। क्या वो आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं? यदि आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं तो उनको बाजार में तरलता बढ़ानी होगी, और तरलता जब बढ़ती है वो महंगाई भी बढ़ा सकती है। तरलता क्या करती है? महंगाई में भी वृद्धि करती है, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ने से मांग ज्यादा करते हैं, और आपूर्ति यदि वहां पे नहीं हो सही तरीके से, आपूर्ति में कमी हो जाए तो वो मुद्रास्फीति को बढ़ा देते हैं। ठीक है। दूसरा स्टांस ये होता है, पहलू कि वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें। इसके लिए उनको तरलता में कमी करना होता है, टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस करना पड़ता है कि भैया तरलता में कमी हो, लोगों के पास कम से कम पैसा हो, क्रय शक्ति कम हो तो कम वो मांग कर सकें, जिससे जिन चीजों में आपूर्ति नहीं है उनकी मांग भी उनके बराबर ही रहे जहां तक आपूर्ति है। ठीक है जी। तो ये दो में से एक करना होता है। अभी आरबीआई ने क्या बोला कि ना हम पहले वाले पहलू को ज्यादा तवज्जो देंगे। अभी हम ना आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होंगे और बाजार में तरलता बनाए रखने संबंधी मौद्रिक नीति देंगे। ठीक है जी। ये तो हो गई दो बातें। अब जरा समझ लेते हैं कि अभी आरबीआई के सामने क्या दुविधा है। आरबीआई का नवीनतम मौद्रिक नीति विवरण और 7 कार्रवाई मौद्रिक अधिकारियों के सामने दुविधा को दर्शाता है। हालांकि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था को ठीक होने के साथ साथ विकास को समर्थन देने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। क्या बोला इन्होंने कि अभी हम जो ब्याज दरें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MCLR चीजें होती हैं, उनको उन्होंने क्या रखा है, अभी कोई सी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। CRR वगैरह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। क्यों? बोला कि हम किसको अभी तवज्जो दे रहे हैं, हम किस ओर अग्रसर होना चाहते हैं? आर्थिक विकास, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें 6 सदस्य होते हैं MPC की जो कमेटी है उसमें से एक व्यक्ति ने इस रुख का क्या बोला कि नहीं भैया मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसने अपनी असहमति व्यक्त की, और असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या बोला कि विकास अपनी जगह ठीक है, तरलता अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैं आपके इस कदम के खिलाफ हूं। और किसने बोला ये? प्रोफेसर जयंत वर्मा ने। क्या बोला उन्होंने कि पिछली बैठकों में उन जोखिमों को हरी झंडी दिखाई थी जो लंबे समय तक मौद्रिक आवास ने परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति को उत्तेजित के दिया करके मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के समक्ष पेश किया था। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि अर्थव्यवस्था को संकट को कम करने के में इसका प्रभाव यकीनन कहीं अधिक सीमांत था। इनको लगता है कि अभी महंगाई को, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास को तवज्जो देना चाहिए। इनकी बात को नहीं माना। अब ऑब्वियसली बात है, जहां पे सर्वसम्मति जाएगी, जहां पे ज्यादा लोगों का वोट पड़ेगा, 5 लोगों ने बोला नहीं हम विकास को ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, ना कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण को। ठीक है जी। अब जस्टिफिकेशन भी देना होगा, बताना तो होगा कारण कि क्यों नहीं दिया। तो इन्होंने क्या बोला बाकी कमेटी मेंबर्स ने कि हम आपकी बात मानते वर्मा जी, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी भी हम आर्थिक विकास की वो गति प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो कि कोविड के पहले चलती थी, लॉकडाउन के पहले चलती थी। अभी ये गति बहुत कम है और बहुत धीमी है। अभी इसको थोड़ा सा एक बार एक सीमा तक आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात को जरूर सुनेंगे। ठीक है जी। उतना अच्छा हमारे पास अभी आर्थिक विकास नहीं है।
पूरे वित्त वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति के अनुमान में 40 आधार अंकों की कटौती कर 5.3% कर दिया गया है। यहां तक कि समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि कोर मुद्रास्फीति के साथ एक ऊंचा स्तर पर बने रहने के साथ केंद्र और राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर अप्रत्यक्ष करों में आशंकित कटौती सहित आपूर्ति पक्ष और लागत दबाव को सुधारने के लिए आवश्यकता होगी, ताकि बहुत अधिक पंप कीमतों के मुद्दों को समाधान किया सके। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसी तो ठीक है, सरकार को ईंधन की कीमतें कम करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में कटौती करना चाहिए। यह मूल्य दबाव को नियंत्रित करने में भी लाभ का सामना करने के लिए कठिनाई की एक रसीद में विकास के सहायक चढ़ाव पर ब्याज दरों में रहता है। मौद्रिक पैनल राजकोषीय अधिकारियों के लिए अपनी दलील दोहराने में कदम और मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रित करने में मदद विशेष रूप से पास माध्यम में ऊंचा परिवहन लागत के प्रभाव को बता रहा है। इन्होंने राजकोषीय अधिकारी फिस्कल पॉलिसी वाले जो है ना, बोला मॉनेटरी पॉलिसी तो हम बना रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। तो इन्होंने क्या बोला, सरकार से आप ईंधन की कीमतों को ही नियंत्रित कीजिए, उससे मुद्रास्फीति में नियंत्रण संभव है, हमें अभी आर्थिक विकास पे ध्यान केंद्रित करने दीजिए। शशिकांत दास ने वही जो अभी वर्मा जी को बताया था उसी के बारे में हमने आगे लिखा है। ठीक है जी। अभी भी रिकवरी में कौन कौन सी समस्याएं हैं, अभी भी क्या क्या दिक्कत है, मतलब जो शशिकांत दास ने या वहां की कमेटी मेंबर्स ने बोला वर्मा जी को कि हम क्यों अभी आर्थिक विकास को धीमा मान रहे हैं, अभी क्यों हम रिकवरी को अच्छा नहीं मान रहे हैं। संपर्क गहन सेवाओं जो आर्थिक उत्पादन के लिए 2/5 के बारे में योगदान करता है, कोविड प्रतिबंधों से पहले ज्यादा प्रभावित के बीच में थे, अभी भी उनके स्तर ठीक नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र अभी भी निवेश की मांग में खुशहाली लौटने नहीं लगी है। बाहरी वातावरण में अब तक पूंजी प्रवाह और देश की वस्तुओं और सेवाओं की मांग के माध्यम से एक प्रमुख टेलविंड रहा है जो अधिक अनिश्चित रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये सब कारण है जिसके कारण क्या है, अभी भी हम आर्थिक विकास को ठीक नहीं मान रहे। तो अभी आरबीआई के लिए कठिन होगा आने वाला समय क्या? हाँ, अभी तो कठिन है ही, और ये संकेत हमें ये भी दे रहा है कि आगे जाके आरबीआई अपनी आर्थिक विकास की नीति को छोड़ के कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीति लाना पड़ेगा, है ना। कब तक, अब बात उठी है तो इसको तो समाधान करना होगा। बढ़ते संकेतों के साथ ही कुछ प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मौद्रिक नीति के आसान सामान्यकरण की तैयारी कर रही हैं। आरबीआई के लिए उदार रहने के लिए गुंजाइश तेजी से संकुचित हो रही कि अभी हम अभी उदारवादी नीति अपना रहे हैं, आगे भी हम उदार रहेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने उदारवादी नीति को भी कम कर दिया है। तो आरबीआई को भी थोड़े से समय के बाद अपनी उदारवादी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा कि प्रोफेसर वर्मा ने अपनी असहमति में उल्लेख किया था, मौद्रिक अधिकारी को 4% लक्ष्य के आसपास मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को मजबूती से प्रोत्साहित करने के लिए एमपीसी के प्राथमिक जनादेशों को पूरा करने में विफल रहने के खतरे को सामना करना पड़ सकता है। एक विफलता है कि सेवर्स सबसे अधिक चोट लगी, क्योंकि जो सेवर्स है ना उनको ब्याज रेट कम मिल रहा है ना, और उनकी रिस्क ज्यादा है, इसलिए बैंकों के पास भी पैसा नहीं आ रहा। अब हम बात करेंगे अगले मुद्दे के बारे में, गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके बारे में काफी हमने चर्चा कर चुके हैं, अभी क्या है खबरों में वो देख लेते हैं। गति शक्ति क्या है? गति शक्ति बुनियादी सुविधाओं में या बुनियादी ढांचा जो होता है उसकी संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ना। इसलिए सरकार ने गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है इसमें, और क्या बोला कि हम भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जो अच्छा नहीं है उसको ठीक कर देंगे इस योजना से। ठीक है, ये तो हो गई बात कि हम उसको ठीक कर देंगे, उसके बहुत सारे हमें फायदे मिलेंगे। लेकिन क्या तुरंत अभी भी कुछ फायदे मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा। वो पैसा आएगा तो सभी में वितरित होगा। आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत की है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
देखो अभी क्या होता था, मतलब इसके पहले भी क्या भारत में बुनियादी ढांचा जो है उसकी संरचना के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई? क्या उसके लिए काम नहीं किया गया? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे, क्या नहीं है, किया गया है, लेकिन इंटीग्रेट होके नहीं किया गया है, समन्वय के साथ नहीं किया गया है ना। आप तो देखते होंगे अपने आसपास, कहीं भी देख लीजिए, हम क्या करते हैं, रोड डाल देते हैं तो वहां पे बिजली नहीं पहुंचा पाते, बिजली पहुंचा दी, रोड डाल दी तो पानी नहीं पहुंचा पाते। अब ये सब इकट्ठा किया, जब तक बोला कि रोड फिर से खराब हो गई या किसी दूसरे विभाग के द्वारा हमें परमिशन नहीं दी जा रही, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अभी क्या बोला कि इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो हम बुनियादी ढांचे के निर्माण में, तो क्या करो, सभी जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने लोगों का, जितने डिपार्टमेंट का इसमें रोल होगा, जितने डिपार्टमेंट इसमें काम कर सकते हैं, संभावना हो सकती है, उन सबको इकट्ठा करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया और सभी को वहीं से क्या बोला, यहीं से आप सभी समन्वय करेंगे। उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को, सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा कर दिया। उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं? 16 मंत्रालय हैं। ठीक है जी। मूल रूप से गति शक्ति में 200 प्रकार के डेटाबेस होंगे, जिनमें भौतिक सुविधाएं, जिला प्रशासन कार्यालय, रेल, सड़क और गैस लाइनों, स्वास्थ्य, पुलिस के साथ साथ जल निकायों, आरक्षित पार्कों, वनों जैसी सुविधाओं को जीआईएस प्रणाली द्वारा मैप किया जाएगा। इसके जरिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें बेहतर लॉजिस्टिक स्कीम्स और कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगी। अब ये देखो, एक तो होता था कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय में समन्वय नहीं होता था। कहीं रोड डालनी है तो वन विभाग आ गया, बोलने लगा हम परमिशन नहीं देंगे, यहां से आप रोड नहीं काट सकते। ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या होती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों में भी समन्वय नहीं होता था। केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी, राज्य सरकार काम नहीं कर रही, राज्य सरकार काम करना चाहती, केंद्र सरकार परमिशन नहीं दे रही, तो ये दिक्कतें जाती थी। इसको भी, इनको भी इंटीग्रेट कर दिया कि बोला कि आपको भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना होगा और आपको भी काम करना है तो इसी के तहत काम कीजिए। एक साथ हम विकास करेंगे और एक बार जिस जगह को हमने विकसित कर दिया, वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दी, तो सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उस जगह पे मिल जानी चाहिए, है ना। और हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम जो है ना, उसको मजबूत करना है। अब लॉजिस्टिक सिस्टम मतलब ये समझ लीजिए आप कि किसी वस्तु का उत्पादन अगर होता है तो उसको अपने उत्पादन के स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचना है ना। जरूरी नहीं है कि कोई भी उत्पादन की गई वस्तु अपने उत्पादन के स्थान पे ही उसका उपभोग हो, बिल्कुल नहीं जरूरी, है ना। उसका उत्पादन मान लेते हैं हम दिल्ली में हुआ, उसका उपभोग जो है वो उत्तर प्रदेश में होना है। ठीक है जी। तो अब इसको उपभोग, अपने उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक पहुंचने में जितनी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा और साथ में क्या होगा, उसका भंडारण होगा। ठीक है जी। बोला कि हमारे पास ना उत्पादन तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है। अच्छा, बोला ये भी ठीक है। बोला भंडारण ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पादन के समय में और उपभोग के समय में भी दिक्कत होती है। तो उसको जिस समय पे वो उत्पादित हो चुका है लेकिन उपभोग नहीं हुआ, उस समय तक उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, भंडारित करना होता है। तो भंडारण सुविधाएं हमारे पास कई बार अच्छी नहीं है। एग्रीकल्चर में तो बहुत समस्या है, कोल्ड चेन स्टोरेज में समस्या है। तो इन सबको भी हमें ठीक करना है ना। इन सबको भी हमें ठीक करना है। अगर इसको ठीक किया ना तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। अनिवार्य रूप से यह एक टेक्नो केंद्रित प्रशासनिक पहल है जो सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, इसका इस्तेमाल करें, उपग्रह मानचित्र और डेटा टूल के माध्यम से रेलवे, सड़क, बंदरगाहों सहित 16 मंत्रालयों के साइलो ब्रेकिंग एकीकरण का वादा करती है। इस कार्यक्रम में 2020 से 25 के लिए राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, है ना, पाइपलाइन NIP के तहत 111 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं के इंटीग्रेशन के रूप में राष्ट्रीय कल्पना अपील करने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है जी। अब गति शक्ति के फायदे मैंने बताया था अभी आपको। लॉजिस्टिक अच्छा होगा तो हम उसमें उसकी लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसमें कमी हम कर पाएंगे। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपके उत्पाद का। जो कीमत आप देते हो किसी उत्पाद की, उसमें उसका लॉजिस्टिक की लागत जो होती है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना। उसको हमें कम करना है। ठीक है जी। तो जब ये NDA की गवर्नमेंट जब आई थी, उस समय क्या था,
14% के आसपास जो है वो अपने सकल घरेलू उत्पाद का क्या थी, लॉजिस्टिक की लागत थी, जिसको सरकार कम करके कहां तक लाना चाहती है, 18% तक। लॉजिस्टिक की लागत कितनी थी, 14% के आसपास थी अपने जीडीपी की। कब, जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में। इसको हम क्या कर रहे हैं, गति शक्ति योजना के माध्यम से नीचे लाना चाह रहे हैं, कहां तक, 8% तक लाना चाह रहे हैं। उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत में कटौती करेंगे और चौतरफा दक्षता बढ़ाएंगे। बोल रहे हैं कि हम ना आपकी लागत तो कम कर देंगे, साथ ही साथ इसकी कॉम्पिटेंस जो है, इसकी दक्षता जो है वो बढ़ा देंगे, एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ा देंगे। जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने, डीजल पर असाधारण रूप से उच्च करों के कारण इनपुट लागत को नियंत्रित करने के लिए सड़क माल ढुलाई वृद्धि से वाहनों के उत्सर्जन को कम करने की चुनौती भी है। गति शक्ति उस क्षेत्र में भी मदद करेगी। बंदरगाह संचालन में दक्षता के लिए एक सामान प्रोत्साहन, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और पोत बदलाव के समय में कटौती करेंगे। चूंकि खोई हुई नौकरियां, अवसादग्रस्त मजदूरी और खपत के मामलों में कोविड-19 के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है, इसलिए इस योजनाओं का प्रमुख निवेशों को आकर्षित करने के अलावा एक नए सौदे के परिणाम के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अपनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, जिससे नौकरियां और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में बढ़ावा मिलेगा। अब देखो, कोविड-19 के प्रभावों को तो हम देख रहे हैं। क्या गति शक्ति योजना से कोविड-19 के प्रभावों को कम किया जा सकता है? दो ही प्रभाव, तीन कैटेगरी मान लीजिए। वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी हो गई है, नौकरियां चली गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय में कमी हुई है। तो क्या ये गति शक्ति योजना इस में भी कुछ मदद करेगी? हाँ, जब 111 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, है ना, आय का चक्रीय प्रवाह, जिसको हमने व्याख्यान सीरीज में देखा था कि 111 लाख रुपए जब खर्चा होगा अर्थव्यवस्था में, तो किसी व्यक्ति के 111 लाख करोड़ रुपए की क्या होगी, आय भी होगी। फिर हम उसको, जिस व्यक्ति की आय होगी फिर वो भी उसको खर्चा करेगा, फिर किसी और व्यक्ति की आय होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, निवेश गुणांक। तो जब इन्वेस्टमेंट होता है, जब निवेश होता है अर्थव्यवस्था में, तो कई लोगों की आय बढ़ती है। जैसे कि सरकार ने बोला कि गति शक्ति योजना में हम रोड बना रहे हैं, एक रोड डाल रहे हैं, तो जब वो रोड बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, रेत बिकेगी, मजदूरी में वृद्धि होगी। ये सब आपको क्या मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेंगे और आपके पैसे भी बढ़ेंगे, आपकी आय के साधन भी बढ़ने वाले हैं। इसलिए निवेश को हमेशा माना जाता है कि निवेश जितना कर रहे हो उससे कई गुना वो आपकी आय को बढ़ा देता है, आय में वृद्धि कर देता है, उसी को हम निवेश गुणांक बोलते हैं। तो इस समय में तो मांग में वृद्धि करना जरूरी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग अपनी मांग में वृद्धि भी करेंगे। इसलिए यह योजना हमें कोविड-19 के प्रभावों को कम करने में भी मदद करेगी। गति शक्ति के और क्या फायदे हैं? जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण था उसको हमने अगर देखा तो उसमें हमें क्या समझ में आता है कि केंद्र और राज्य सरकार साझेदारी की भूमिका को रेखांकित करती हैं। सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ऊर्जा, सड़क, शहरी बुनियादी ढांचे, रेलवे जैसे नए क्षेत्रों के लिए अधिकतम निवेश की परियोजना है, जिसमें निजी क्षेत्र से कितना बोल रहे हैं, प्रतिवर्ष 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करवाएंगे और दोनों तरफ से लगभग 8.5 लाख रुपए, मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र मिला के इतना निवेश करेंगे। गति शक्ति बुनियादी ढांचा परियोजना कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाएगी। अब हम बात करते हैं आज के अगले मुद्दे की, जो है खाद्य तेल की ऊंची कीमतें, है ना। जो खाद्य तेल की कीमतें हैं वो भी अपने अधिकतम पे बनी हुई हैं। आइए पहले समझ लेते हैं भारत में खाद्य तेलों की स्थिति क्या है, कितना उत्पादन करते हैं, कितना उपभोग करते हैं, कितना आयात करते हैं और किस किस प्रकार के तेल होते हैं। भारत सालाना 20-21 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत करता है, उसमें से 4 से 15 टन को हम आयात करते हैं। और खाद्य तेल की खपत के मामले में भारत केवल चाइना को पीछे छोड़ता है, जो कि 34 से 35 मीट्रिक टन का कंजम्पशन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम हैं।
पाम तेल जो है वो 45% सबसे बड़ा तेल खपत क्षेत्र है, जिसका मुख्य उपयोग खाद्य उपयोग द्वारा नमकीन, मिठाई, बाकी को तलने के लिए किया जाता है। सोयाबीन तेल 20%, सरसों का तेल 10%। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है वो किसके पास जाता है? सूरजमुखी, कपास, मूंगफली आदि के हिसाब में जाता है। कच्चे तेल और खाद्य ग्रेड रिफाइंड तेल का आयात बड़े जहाजों में किया जाता है, मुख्य रूप से मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया से हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। आयात पर भारी निर्भरता को देखते हुए भारतीय खाद्य तेल बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजारों से प्रभावित है। अब देखो, हमें इतना सारा उपभोग करना है और 4 से 15 टन क्या करते हैं? हम उसका आयात कर रहे हैं। मतलब हम कई बार 3/4 3/4 आयात कर रहे हैं, और गिरी से गिरी हालत में यदि उत्पादन हमारे पास अच्छा होता है तो 1/4, मतलब हम 25% से लेके 75% तक आयात करते हैं अपने उपभोग का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस साल हमारे पास फसल अच्छी है, सोयाबीन वगैरह है, जितनी भी जो तिलहन फसलें जिनको हम बोलते हैं, जितनी भी तिलहन फसलें हैं उनका क्रॉपिंग सही है, फसल अच्छी आई, उत्पादन अच्छा हुआ, तो हमारे पास तेल का उत्पादन उस साल अच्छा होगा, तो उस साल हम क्या करेंगे? आयात कम करेंगे। लेकिन मिनिमम गिरी से गिरी हालत में भी हमें 25% तो अपने उपभोग का आयात करना ही होता है, और आयात की निर्भरता ज्यादा है, इसलिए हमारा जो तेल की जो कीमतें हैं वो कहां से? अंतरराष्ट्रीय बाजार से लिंक हो जाती हैं। ठीक है जी। अब हुआ क्या? अच्छा, घर में उगाए जाने वाले तिलहन जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, कपास आदि घरेलू सॉल्वेंट और निष्कासित पौधों के लिए अपना रास्ता खोजते हैं, जहां तेल और प्रोटीन युक्त घटक दोनों निकाले जाते हैं। उत्तराद एक निर्यात योग्य वस्तु है। जो डी ऑयल्ड केक होता है, DOC हम इसको बोलते हैं, डी ऑयल्ड केक, भारत में जो उत्पादन होता है, तो जो जितनी भी तिलहन फसलें होती हैं उससे तेल निकालने के बाद जो बचता है वो और दूसरे प्रोटीन के जो होते हैं, कैटल फील्ड जो होता है, पशुओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उनको खाने के लिए बनाया जाता है, इसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया भारत में तेल की, खाद्य तेल की स्थिति। अब देख लेते हैं मूल्य वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो सबसे पहले मूल्य में वृद्धि क्यों हो रही है? मांग ज्यादा बनी हुई है, आपूर्ति कम है, और आपूर्ति कम होने के साथ साथ हम उत्पादन कम कर रहे हैं, आयात पर निर्भर ज्यादा है ना। पिछले कुछ महीनों में देश भर में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्राइस मॉनिटरिंग सेल द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर खाद्य तेल 130 रुपए से 190 रुपए प्रति लीटर के बीच कारोबार कर रहे हैं। सरकार ने न केवल क्रूड पॉम, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल पर बुनियादी सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है, बल्कि 31 मार्च 2022 तक इन पर लगाए गए एग्री सेस को भी घटा दिया है। क्या किया? अब जब तेल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, खाद्य तेल की, तो सरकार ने क्या बोला कि हम इस पे जो आयात करते हैं उस समय पे जो कस्टम ड्यूटी जो लेते हैं उसको क्या कर देते हैं? हम खत्म कर देते हैं। तो सीमा शुल्क को हमने खत्म कर दिया सरकार ने, और उस पे जो सेस होता था, टैक्स ऑन टैक्स, उपकर जो होता था, उसको भी घटा दिया, एग्री सेस को भी घटा दिया। तो क्या होगा? आयात थोड़ा सस्ता हो जाएगा। आयात सस्ता होने से बाजार में हो सकता है, भारतीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो जाएं। ठीक है जी। एक तो ये सोचा हमने। केंद्र द्वारा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तिलहन और तेल पर स्टॉक सीमा लगाने के लिए राज्यों को अधिकृत करने के कुछ दिनों के बाद यह बात सामने आई। अभी सरकार ने इसके पहले क्या किया कि जैसे कई बार ना कालाबाजारी की संभावना होती है, होर्डिंग्स कर लेते हैं कुछ लोग ना, व्यापारी लोग होते हैं, कि बोला कि ना तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक काम करो खाद्य तेलों को अभी रोक के रख लो, जब और कीमतें बढ़ जाएंगी तब हम इसको बाजार में निकालेंगे। तो बोला कि ऐसे कोई कालाबाजारी जमाखोरी तो नहीं हो रही, उसके लिए सरकार, राज्य सरकारों को बोला कि अपना हर व्यापारी के ऊपर एक लिमिट लगा दीजिए स्टॉक की, कि वो कितनी क्षमता तक, कितनी मात्रा तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है खाद्य तेलों को। उसके ऊपर उसके पास पाया जाता तो वो सरकार लेके उसको बेच देगी, विक्रय कर देगी, है ना। उसके ऊपर लिमिट लगा दो। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा क्या होगा? टैरिफ कम कर दिए, टैक्स हटा दिए। और सरकार फरवरी से क्रूड और रिफाइंड दोनों तेलों पर शुल्क दरों में कटौती कर रही है ना, पहली बार नहीं कर रहा है। और ये कौन सा कदम है? ये 5वां हस्तक्षेप है खाद्य तेलों को कीमत कम करने के लिए। ठीक है जी। अब कीमतों में वृद्धि के कारण क्या है? सितंबर में भारी बारिश से महाराष्ट्र,
में किसानों में फसल को नुकसान पहले से ही हो चुका है। गुजरात में मूंगफली उत्पादकों को अगस्त से पहले नमी के तनाव से जूझना पड़ रहा है और उपज में नुकसान की संभावना है। इस तरह खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई में शॉक का उदाहरण कहा जाता है कि सप्लाई शॉक लग गया, सप्लाई कम हो गई और मांग अधिक है, इसलिए क्या हो रही, कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, अपना टैक्स रेट कम कर दिया, टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन जो एक अच्छा कदम उठाया है, इसका क्या कोई दुष्परिणाम भी हो सकता है? क्या इसका कोई दुष्परिणाम भी हो सकता है? तो बोला बिल्कुल, कोई कदम जब उठाया जाता है, जब कोई बात की जाती है, तो उसका एक अच्छा परिणाम तो होता ही होता है, साथ में उसका दुष्परिणाम भी होता है। तो सरकार ने जो ड्यूटी हटा दी, जो सीमा शुल्क खत्म कर दिया, उसका किसानों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। दशहरा के बाद पहले से ही कटाई शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ सभी प्रमुख तिलहनों की मंडी कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इससे किसानों की आय में गिरावट होगी, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, आयात शुल्क हटा दिया, सीमा शुल्क हटा दिया। अब क्या होगा, आयात सस्ता हो जाएगा, तो जो व्यापारी है ना, लोकल में भी क्या करेंगे, सस्ता खरीदेंगे। किसानों से क्या करेंगे, तिलहन फसलें सस्ते में खरीदेंगे, तो किसानों की आय कम हो जाएगी, उनकी हो सकता है लागत भी ना निकले। ठीक है, व्यापारी तो वहां से खरीदेगा जहां पे उसको सस्ता मिलेगा, भले ही वो इंडियन मार्केट में मिले, भले ही वो उसको इंपोर्ट करना पड़े। ठीक है जी, शुल्क में कमी से देश भर की तिलहन उत्पादकों की आय प्रभावित होने की उम्मीद है। वास्तव में सोयाबीन उत्पादकों ने दोहरी मार की शिकायत की है, क्योंकि केंद्र ने पहले ही पोल्ट्री उद्योग की मदद के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित सोया मिल्क केक के आयात की अनुमति दी थी। उस पर निर्णय के बाद देश भर में सोयाबीन के भाव 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक गिर गए। किसानों को डर है कि मौजूदा फैसले से उनकी कमाई और प्रभावित होगी। अब जो सोयाबीन उत्पादक किसान थे ना, उनके लिए ये समझ लो, क्योंकि आप ऐसे समझो, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन से जितना तेल में फायदा नहीं होता, उसका जो ऑयल निकालते हैं ना, उससे उसका जो ऑयल है उसकी यील्ड होती है 17%। मतलब ऐसा समझो कि 1 केजी का जो सोयाबीन है उसमें 17% ही तेल निकलेगा। मतलब करीब करीब 1 लीटर ऑयल के लिए आपको कम से कम 7 से 8 केजी जो सोयाबीन है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको लग रहा है कि मिल मालिक जो है उनको फायदा होता होगा? नहीं, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा घटक है, जिसको हम बोलते हैं DOC, डी ऑयल्ड केक, ये यील्ड रखता है करीब करीब 83 से 84% की। मतलब 17% उसमें तेल होता है, बाकी बचा हुआ डी ऑयल्ड केक होता है। डी ऑयल्ड केक में प्रोटीन लेवल 45% तक होता है, 45% उसमें क्या होता है, प्रोटीन लेवल होता है। तो ये अच्छा, इसकी मार्केट है, बहुत अच्छा बिकता है ये, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया था कि ये डी ऑयल्ड केक जो बाजार में बेचते थे, जो सोया मिल के मालिक होते थे, उसकी इंपोर्ट की क्या दे दी, अनुमति दे दी। अब क्या हो गया, इंपोर्ट वाला और सस्ता पड़ने लगा डी ऑयल्ड केक, तो जो व्यापारी हैं वो इंपोर्ट ज्यादा करने लगे, ना कि भारतीय बाजार में। तो उसके कारण क्या हो गया, मिल मालिकों ने सोयाबीन की कीमतों को गिरा दिया। बोला कि हमें सिर्फ इससे तेल से फायदा हो रहा है और इससे जो डी ऑयल्ड केक होता था वो बाजार में सस्ता जा रहा है, तो अभी हमें उतना फायदा नहीं हो रहा कि हम आपको ज्यादा रेट दे पाए। तो सोयाबीन जो एक टाइम पे 10-11 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, वो 3000 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच आ गया था। 5-6 हजार रुपए प्रति क्विंटल की उसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो वो तो पहले ही से झेल रहे थे सोयाबीन उत्पादक जो किसान है। अभी दूसरा क्या हो गया कि भैया अभी ऑयल पे भी सीमा शुल्क खत्म कर दिया, तो इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे व्यापारी लोग, फिर से इनको क्या हो जाएगा, कीमतें सोयाबीन की नीचे आ जाएंगी, तो जो लागत भी अपनी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, ये मुद्दा है किसानों के लिए। तो क्या करें, निष्कर्ष क्या है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने दालों पर भारत की आयात निर्भरता को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से तिलहन के लिए भी ऐसा ही करने की कोशिश की है। हालांकि लगातार बाजार हस्तक्षेप है कि अंततः कीमतों में कमी लाने उद्योग ने कहा है, सरकार और वीर किसानों को बढ़ती तिलहन से दूर उलट होगा। हमें कीमतों में निरंतरता की जरूरत है ताकि किसानों को तिलहन या दलहन से चिपके रहने में मदद मिले। बोला कि किसानों को भी मतलब कुछ ऐसा करिए कि उपभोक्ता भी को भी फायदा हो और उसके उत्पादक को भी फायदा हो।
यदि आप इस तरह के कदम उठाएंगे ड्यूटी कम करने वाले तो किसानों पे इसका दुष्परिणाम है। वो लंबे समय तक ये तेल उत्पादक या तिलहन जो फसलें होती हैं उनके उत्पादक किसान है ना वो कम हो जाएंगे या उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। जिस प्रकार दलहनों में किया आपने उसी प्रकार तिलहनों में भी कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है ना। लातूर के एक व्यापारी ने कहा है कि अन्यथा घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ने वाला। इस प्रकार सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ हो बल्कि किसानों को व्यवहार्य आय भी प्रदान की जा सके। यह कदम स्थिर होने चाहिए और भारत की आयात निर्भरता को कम करना चाहिए। लगातार नीतिगत हस्तक्षेपों से उत्पादक परिणाम होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे नीतिगत कदम उठाना है जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, आयात पर निर्भरता बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है जी, उसको कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम चाहिए जो उपभोक्ता भी को भी फायदा दे और उत्पादक को भी फायदा दे। अब अंत में हम कर लेते हैं इस हफ्ते के कुछ क्वेश्चंस। अर्थशास्त्र के लिए इस साल नोबेल के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। कीमत रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान की जाती है। इस साल के विजेताओं ने हमें नीलामी सिद्धांत में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। उपरोक्त वक्तव्यों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। आंसर कहां बताओगे? कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के हाल के उदार मौद्रिक नीति के रुख का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? है ना, कौन सा नहीं है? आर्थिक सुधार में तेजी, बाजार में तरलता को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के स्तर को नियंत्रित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अभी इस वीडियो का तीसरा भाग जिसमें हम आने वाले सप्ताह की 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो का दूसरा भाग था। ठीक है जी, बने रहिए, अभी हम इसका तीसरा भाग भी देखेंगे।